आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड टीकाकरण और आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड समेत पूरे देश में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया कोविड सुरक्षा से संबंधित 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के चितरंजन स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। साथियों, आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी 1 साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने 0 से की थी। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही देश को मजबूती दे रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में चिकित्सकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। स्वास्थ्य को लेकर हमारी सबसे अधिक चिंताएं बनी रहती हैं और हम लोगों ने सीमित संसाधनों में इस कोविड संक्रमण जो संघर्ष किया है, मुझे लगता है बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कभी कभी संयोगवश होता है
कि कभी कभी आप अपने हौसलों से, अपने इरादों से जंग जीत लेते हैं, लेकिन हर समय ये परिस्थिति नहीं बनती है। अलबत्ता कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था में और क्या बेहतर जोड़ सकते हैं उसको जोड़ने के साथ, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा को लेकर हम निरंतर हमारी चिंताएं बनी रहती है। कैसे यहाँ हम अच्छे अस्पतालों का लंबी फहरिस्त खड़ा कर पाएं, कैसे मेडिकल कॉलेजेस को हम लोग यहाँ पर स्थापित कर पाएं, कैसे यहाँ नर्सिंग कॉलेजेस को हम लोग स्थापित कर पाएं, जो उससे जुड़ी और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षाएं हैं उसको कैसे हम लोग यहाँ स्थापित कर पाएं। और इस क्रम में हम लोगों ने कई चीजों को हासिल भी किया है, कई चीजें हमारी पाइपलाइन में भी है और मुझे लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में स्वास्थ्य को लेकर के झारखंड भी एक अलग अपना पहचान बनाएगा। और आप जैसे डॉक्टरों के इस तरीके के कार्यक्रमों से हमें भी बल मिलेगा, इस राज्य में एक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने में हमें सहयोग मिलेगा और एक संदेश जो हमें चाहिए इस राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, उस उद्देश्य को पूरा करने में हमें सहायता मिलेगी। झारखंड के देवघर में स्थित चिकित्सा संस्थान एम्स में कोविड संक्रमण को देखते हुए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक है, उसी प्रकार कोविड व्यवहार का पालन कर हम सुरक्षित रह सकते हैं। सेकेंड वेव में देखा कि डेल्टा वायरस आया, डेल्टा वायरस के अंदर फिर से म्यूटेशन हुआ और हम सामने अब देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के नाम से ये वायरस फिर से अपना हाथ पांव फैला रहा है। इसको हाथ पांव फैलाने का मौका हम ही लोग देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका संक्रमण एरोसोल द्वारा, जैसे जब हम बोलते हैं या सांस लेते हैं तो जो सांस या छींक या खांसी द्वारा जो सलाइवा के साथ जो उसके विषाणु निकलते हैं वो ही संक्रमित करते हैं। हमको दो चीजों को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान से समझना है। पहला, टीकाकरण। अभी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की योजना शुरू की है और उसके लिए पंजीकरण कोविन की वेबसाइट पे उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा, 10 जनवरी के बाद से जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो 60 साल के ऊपर हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या किसी को कोई अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उन सबको बूस्टर डोज, क्योंकि ये वर्ग ऑलरेडी 2 डोज ले चुका है तो इनको बूस्टर डोज देने का प्रावधान भी भारत सरकार ने किया है। विषाणु ने अपना स्वरूप बदल लिया है तो जो हमने टीकाकरण पहले लिया हुआ है, अभी वैज्ञानिक तौर पे ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वह टीकाकरण इस स्वरूप जो विषाणु का हो गया है इसको प्रतिरोधक क्षमता दे पाएगा या नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टीकाकरण कार्यक्रम में अपना योगदान दें, अपने प्रियजनों, अपने आसपास के लोगों को इसके लिए समझाएं ताकि वो टीकाकरण कराएं। इसके बावजूद कोई भी टीकाकरण आपको 100% बीमारी से रोधक क्षमता नहीं देता है। तो हमको यह नहीं भूलना है कि टीकाकरण होने के बावजूद जो कोविड व्यवहार है, जो हम सब पिछले 2 साल से समझ चुके हैं, भारत सरकार बार बार उसको हर प्लेटफॉर्म से आह्वान कर रही है, निवेदन कर रही है। इसमें मास्क का पहनना, बार बार हाथों को स्वच्छ रखना, धोना, साबुन से धोएं या आप जो आपका सैनिटाइजर है उससे बार बार हाथ को साफ रखें। और तीसरा, 2 गज की दूरी। यदि हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हमें हो सकता है तीसरी वेव को भी देखना पड़े। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि सब लोग भीड़ से बचें, कोविड व्यवहार का पालन करें, टीकाकरण में योगदान दें। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार रोज इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का, जिनका निधन 1884 में आज के ही दिन 8 जनवरी को हुआ था। बंगाल के एक जाने माने ब्रह्म समाजी नेता के रूप में उन्होंने एक नए विश्व धर्म नव विधान की स्थापना की। नव विधान यानी नया धर्म, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं के साथ पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम विचारों को शामिल करना था। 1857 में कॉलेज जीवन में ही उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एकेश्वरवादी धार्मिक सोसाइटी गुडविल फ्रेटर्निटी की स्थापना की। इस संगठन की एक बैठक में केशव की मुलाकात पहली बार विख्यात ब्रह्म समाजी नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से हुई। वेदांतवाद से प्रभावित केशव 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और 1858 तक इसके प्रमुख नेता बन गए। केशव ने नए विचारों और नई गतिविधियों को शामिल कर ब्रह्म समाज संगठन को एक नया रूप दिया। 1862 में धर्म समाज आचार्य बनाए जाने के बाद केशव ने जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसे प्रचलनों को त्यागने की अपील की। स्त्री शिक्षा केशव की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। उन्होंने बाम बोधनी सभा के शिक्षा संबंधी प्रयासों का सक्रियता से समर्थन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ मतभेदों के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम से एक नई सोसाइटी गठित की। 1881 में केशव ने पूरब और पश्चिम के सामंजस्य पर आधारित एक नए समन्वयवादी धर्म नव विधान की आधिकारिक रूप से स्थापना की। भारत के इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी मधुलिमय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1995 में 8 जनवरी को हुआ था। मधुलिमय का जन्म 1 मई 1922 को पुणे में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1938 से 1948 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 1955 में उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गए। 19 महीने से भी अधिक समय तक वे पुर्तगाली कारावास में रहे। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मधुलिमय ने 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।